नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कैथेटर इंड्यूस्ड यूरेथ्रल इंजरी, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, जो पेशाब की नली होती है, उसके द्वारा पेशाब की नली में चोट लगना। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, आपके आसपास ही किसी के पेशाब की थैली डाली थी, धीरे धीरे उसका पेशाब का रास्ता सिकुड़ गया। और यह पेशाब की थैली डालना एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होता है। इमरजेंसी में अक्सर हम इसको करवाते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। घर के आसपास जो भी इनफैक्ट जो भी नर्स, वार्ड बॉय या जो भी होता है इमरजेंसी में, वो डाल देता है। और इसके बाद कुछ लोगों को कैथेटर इंड्यूस्ड इंजरी होती है या स्ट्रक्चर बन जाता है। यह आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पेशाब का रास्ता धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। और अक्सर पेशेंट को समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। जब पेशाब का रास्ता सिकुड़ता है तो धीरे धीरे पेशाब की धार पतली होने लगती है, पेशाब के रास्ते में जलन होने लगती है, पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद भी अंदर पेशाब काफ़ी बचा रह गया है। और पेशेंट यह कोरिलेट ही नहीं कर पाता कि उसको जब कुछ समय पहले या कुछ महीनों या कुछ साल पहले पेशाब की नली डाली गई थी, तो ये पेशाब की सिकुड़न हो सकता है उस कारण से रही हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में अपन देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम कैथेटर डालते हैं, किसी पेशेंट को पेशाब की नली डालते हैं, तो उसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपको उस वाले हिस्से को प्रॉपरली क्लीन करना है, अच्छे से ल्यूब्रिकेशन करना है। एक जेली आती है जो कि उस रास्ते को स्मूथ बना देती है। उस जेली को प्रॉपरली अंदर अच्छे से डालना है। फिर उसके बाद कैथेटर को अंदर पूरा डालना है जब तक कि उसमें से यूरिन ना आ जाए। और यूरिन आने के बाद उसको फिर जो उसके अंदर बलून होता है, उसके अंदर पानी डाल के उसको इन्फ्लेट करना पड़ता है। अब अगर इस पूरे प्रोसीजर में अगर हम कोई ब्रीच करते हैं, कोई इसको हम शॉर्टकट लेते हैं, जो कि अक्सर देखा गया है, तो पेशेंट को स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अब वो शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं? या तो आपने प्रॉपरली उस पेशेंट को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, उसके कारण कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण स्ट्रक्चर हो सकता है। आपको लग रहा है कि यह जो कैथेटर है यह प्रॉपरली नहीं जा रहा या टाइट जा रहा है, और आपने किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के वो कैथेटर डाल दिया, यानी कि आपने साइज़ को गलत चूज़ किया। आपको डालना चाहिए था थोड़ा सा पतला कैथेटर, आपने डाल दिया ओवर साइज़ कैथेटर। तो उसके कारण भी ये पेशाब का रास्ता इंजरी हो सकती है और वो लॉन्ग टर्म में सिकुड़ सकता है। तीसरा क्या है, आपने प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं किया। अक्सर देखा जाता है कि एक जेली को, एक जो ट्यूब होती है जेली की, उसको पूरा प्रॉपरली अंदर डालने के बजाय लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी जेली यहाँ पे ली, उसी को थोड़ा सा कैथेटर पे लगाया और डाल दिया। उसके कारण क्या होता है, जब ये कैथेटर अंदर जाता है तो प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन ना होने के कारण जो उसका म्यूकोज़ा होता है, उसकी लाइनिंग होती है, उसको इंजरी करता हुआ जाता है, उसको रगड़ मारता हुआ जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट को उस वाले एरिया में स्ट्रक्चर बन जाता है। चौथा एक कारण होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि कैथेटर पूरा अंदर जाना चाहिए, यूरिन आनी चाहिए, और यूरिन आने के बाद ही फिर उसके बलून को इन्फ्लेट करना चाहिए। कई केसेस में इनफैक्ट महीने में मैं 4 या 5 बार ऐसी कॉल्स अटेंड करता हूँ, जिसमें स्पेशली आईसीयू में, जिसमें कैथेटर को डाला और वो पूरा अंदर नहीं जा पाया, बीच रास्ते में ही है, और किसी ने उसको बलून को फुला दिया। अब होगा क्या, आप एक नली के अंदर एक बड़े से गुब्बारे को फुला देंगे तो क्या होगा, वो गुब्बारा उसको डैमेज कर देता है, फाड़ देता है। ये कुछ कारण हैं जो इम्प्रॉपर टेक्निक से रिलेटेड है। इसके अलावा कई लोगों को कैथेटर इंड्यूस एलर्जी हो जाती है। जो कैथेटर का मटेरियल होता है वो लेटेक्स का होता है, और कुछ लोगों को उस लेटेक्स से एलर्जी होकर भी स्ट्रक्चर बन सकता है।
तो दोस्तों ये कई कारण हैं कैथेटर इंड्यूस्ड इंजरी के, जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें ज़्यादातर जो कारण हैं वो टेक्निकली रिलेटेड हैं, यानी कि अगर प्रॉपरली कैथेटर को नहीं डाला गया तो उसके बाद पेशेंट को स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले पेशेंट को जलन स्टार्ट होती है, पेशाब के रास्ते में धार पतली होनी स्टार्ट होती है, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है और पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि अंदर ही बच गया है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपका यूरोलॉजिस्ट एक यूरोफ्लोमेट्री करके पेशाब की धार की जांच करता है, आरजीयू का टेस्ट करके देखता है कि पेशाब का रास्ता कहाँ पे कितना सिकुड़ा हुआ है। ज़रूरी हुई तो एक दूरबीन की जांच करता है जिसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं। इन सब के बाद असेसमेंट किया जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो छोटा है, बड़ा है, साथ में स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस है कि नहीं है, इसकी लेंथ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और इसके हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान में एक जो कॉमनली यूज़ प्रोसीजर है जो जिसको कहते हैं दूरबीन का ऑपरेशन, ओआईयू या डीवीआईयू, वो किया जाता है। उसमें एक दूरबीन होती है जिसको पेशाब के रास्ते डाला जाता है और जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कट ला के खोल दिया जाता है और फिर से एक कैथेटर 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अक्सर पेशेंट को खुद अपना रास्ता चौड़ा करते रहना पड़ता है 3 से 6 महीने के लिए। 3 से 6 महीने के बाद इस प्रोसीजर को बंद कर देते हैं और इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट नॉर्मली 60% टू 70% के आसपास होता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसीजर होता है जिसको यूरोथोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें कट लगा के जहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको खोलते हैं, या जिसको ओपन सर्जरी या चिरे वाली सर्जरी कहते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मुंह के अंदर की स्किन को निकाल के उसको रिपेयर किया जाता है, इसको यूरोथोप्लास्टी कहते हैं। यह बड़ा प्रोसीजर होता है, 2 से 3 घंटे चलता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार कैथेटराइजेशन होता है या जिनको कभी फ्यूचर में हो सकता है कैथेटराइजेशन हो, तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में ईजी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।